हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बात करेंगे। इसमें आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात होगी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात होगी, जो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है 1 से 4 तक, और पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। सो एक एक आर्टिकल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस इसके साथ जो रिलेट करते हुए क्वेश्चन वो भी हम देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको ख़त्म करेंगे। सो आई होप कि आपने मेरी पहले लेक्चर्स देखे हों, और बाकी हम लोग अभी 20 से 25 तारीख तक हम लोग सारे सिलेबस ख़त्म कर देंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको क्या क्या याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है कि पार्ट फर्स्ट में क्या आता है। मैंने आपको पार्ट्स, शेड्यूल और आपको जो भी हमने दूसरी कंट्री से चीज़ों को बारो किया वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। बाकी पार्ट फोर्थ में क्या आता है, ये इसमें हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कहता है इंडिया, इंडिया डेट इज़ भारत, इंडिया जिसको हम भारत के नाम से भी जानते हैं, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या होगा? वो स्टेट्स का यूनियन होगा, वो स्टेट्स का यूनियन होगा। तो आर्टिकल फर्स्ट में भी अलग अलग क्लास हैं। आर्टिकल फर्स्ट में तो ये बोला हुआ है इंडिया जो कि भारत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है कि नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंडिया लिखा हुआ है, एक भारत लिखा हुआ है। हम इंडिया और भारत दोनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। चलिए, आर्टिकल फर्स्ट के अंदर सब क्लॉज हैं। इसमें सबसे पहला क्लॉज क्या कहता है? ये पहले वाला जो हमने पढ़ा, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखो फर्क क्या है, यहाँ मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कैसा सिस्टम है। इंडिया में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जिसमें पावरें अलग अलग डिवाइड की होती हैं। तो इंडिया में कैसा है? एक यूनियन है, यूनियन है। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका सोर्स है कनाडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताए थे। इसमें सेंटर और स्टेट का यूनियन है पूरा, जिसमें हम देखें तो सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू स्टेट। इसका मतलब सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल है। देखो यहाँ पे इंडिया और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखो, इंडिया में क्या है? स्टेट टू यूनियन है, मतलब स्टेट से यूनियन बना है। लेकिन इंडिया में क्या है? यूएसए में स्टेट टू यूनियन है, इंडियन में यूनियन टू स्टेट, मतलब यूनियन से स्टेट है, वहाँ पे स्टेट से यूनियन है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यूएस में आप देखोगे ना, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं फॉर यूएसए एंड ईच स्टेट, मतलब स्टेट के रूल्स अलग हैं और यूएसए के रूल्स अलग हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन आप देखोगे यूएसए में, यूएसए कैनॉट चेंज बाउंड्री विदाउट द परमिशन ऑफ स्टेट। मतलब अगर यूएसए को किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी उस स्टेट की। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, सेंटर के पास पावर होती है। अब देखो, इंडिया जो कि स्टेट फ्रॉम यूनियन है, जो स्टेट्स है वो यूनियन से बनी है, नॉट यूनियन फ्रॉम स्टेट, सो डैट नो स्टेट कैन सेपरेट फ्रॉम यूनियन। इसलिए कोई भी स्टेट यूनियन से सेपरेट नहीं हो सकती, इंडिया से सेपरेट नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमने इसलिए किया बिकॉज इन इंडिया और रिलीजन लिव्स डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज। देखो अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसलिए ये सब कुछ परमिशन है सबको एक साथ मिला के रखने के लिए, ताकि फ्यूचर में क्या हो? यूनिटी बनी रहे इंडिया में। इंडिया क्या है? इंडिया यूनियन से स्टेट है, ना कि स्टेट से यूनियन है, इसलिए सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट इज आर्टिकल 1 to 4। ये पूरे की पूरे चारों आर्टिकल बात करेंगे यूनियन की और उसकी बाउंड्री की, टेरिटरी की बात करेंगे। आर्टिकल फर्स्ट, फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट।
लेकिन आर्टिकल जो फर्स्ट का पहला क्लास है वो इसी की बात करता है, ठीक है, वो इसी की बात करता है। और मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा दिया, इंडिया में फेडरल सिस्टम है, कैसा है फेडरल सिस्टम है, और मैंने आपको यूएसए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो इस छोटी सी बात से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इंडिया यूनियन से स्टेट है ना कि स्टेट से यूनियन है। देखो क्वेश्चन पूछा है कि बोला इंडिया इज अ क्या है, इंडिया ऑप्शन मान लीजिए, आगे ऑप्शन क्या है आपके कि इंडिया एक फेडरल है, एक यूनिटरी है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, एक क्वाशी फेडरल। क्वाशी मतलब होता है कि हाफ, जिसमें आधा फेडरल सिस्टम है। तो इसी हिसाब से आंसर तो यही रहेगा, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, जो कि आर्टिकल फर्स्ट सीधा सीधा कहता है इंडिया डेट इज वार शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं दिया, ये यूनियन ऑफ स्टेट ऑप्शन में नहीं दिया, ये ऑप्शन आपके जिसमें आपको दिया फेडरल, यूनिटरी, क्वाशी फेडरल या नन, तो इसमें आंसर आएगा फेडरल। तो मैंने आपको बताया इंडिया में फेडरल सिस्टम है, जिसमें अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, पावर का डिवीजन है। तो अगर ऑप्शन में यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है तो आंसर फेडरल सिस्टम आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे आप देखो, अगर पूछा जाए टेन्योर ऑफ गवर्नर, या पढ़ोगे आगे चल के कि 5 साल है, 6 साल है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है, या 4 साल है, तो इसमें आंसर आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं है तब आपका आंसर क्या आएगा, 5 साल वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन छोटा सा और, चलिए क्वेश्चन नहीं है आगे कंसेप्ट है। आर्टिकल फर्स्ट का जो फर्स्ट क्लॉज है, आर्टिकल 1 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कहता है, इंडिया डेट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल फर्स्ट का जो सेकंड क्लॉज है ये क्या कहता है, ये स्टेट और यूटीज़ की बात करता है, ये स्टेट्स और यूटी की बात करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने शेड्यूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट के थर्ड क्लास की बात करें, अगर हम लोग आर्टिकल फर्स्ट के थर्ड क्लास की बात करें तो ये क्या बोलता है, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है, जिसमें क्या बोलता है स्टेट्स, यूटीज और एक्वायर्ड टेरिटरी की बात करता है। अब एक्वायर्ड टेरिटरी क्या होती है, इन सबको मिला के हम यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। देखो फिर से मैं बताता हूँ, आर्टिकल फर्स्ट का जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है इंडिया डेट इज वार शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि इसमें बात यूनियन और टेरिटरी की ही होगी, यूनियन की होगी, कंट्री इंडिया की होगी और उसकी बाउंड्री की बात होगी। आर्टिकल फर्स्ट का सेकंड क्लास यही कहता है कि स्टेट्स और यूटीज़ की बात करता है, ठीक है, स्टेट और यूटी की। और प्रेजेंटली कितनी है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं, सेम एज नंबर शेड्यूल फर्स्ट में भी यही बोला गया। आर्टिकल फर्स्ट का थर्ड क्लास किसकी बात करता है, ये बात करता है इंडिया की टेरिटरी की। इसमें स्टेट्स है ए और बी क्या है, यूटीज़ है, और तीसरा क्या है एक्वायर्ड टेरिटरी। अब एक्वायर्ड टेरिटरी क्या होती है, जो कि इनिशियल इंडिया का पार्ट नहीं था, उसको कैप्चर करके दोबारा से फिर आगे ऐड किया गया। तो पूछा जाए कि इंडिया की टेरिटरी की बात कौन सा आर्टिकल करता है, आंसर होगा आर्टिकल नंबर फर्स्ट। अगर इन डेप्थ पूछा जाए तो फर्स्ट का भी थर्ड क्लॉज, ठीक है। और यूनियन ऑफ इंडिया किस किस से मिलके बना हुआ है, स्टेट्स, यूटीज और एक्वायर्ड टेरिटरी से। अब एक्वायर्ड क्या होता है, जिसको हमने अपनी बाउंड्री में ऐड किया गया, जो इनिशियली इंडिया का पार्ट नहीं थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, नोट जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो इंक्लूड सिर्फ स्टेट्स है, इसमें यूटी की बात नहीं होती। जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो हम लोग स्टेट की ही बात करते हैं, स्टेट की ही बात करते हैं, ठीक है। जैसे सिक्किम देखिए, सिक्किम एक कंट्री थी, अब उसको इंडिया में इंक्लूड कर दिया गया। सिक्किम पहले एक अलग से कंट्री हुआ करती थी, जिसको क्या किया गया, इंडिया में ऐड कर दिया गया। अगर यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें मेन वो स्टेट की ही बात करते हैं। लेकिन इंडिया की अगर टेरिटरी की बात की जाए कि इंडिया की बाउंड्री कौन कौन सी है, तो उसको स्टेट में, यूटी में और एक्वायर्ड टेरिटरी में बांटा गया है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट में सिर्फ, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट की ही बात की जाती है, ठीक है, क्योंकि यूनियन से ही स्टेट है। तो आर्टिकल फर्स्ट के तीनों क्लॉज आपको अभी तक समझ आ गए होंगे। पहले क्लॉज में बात करता है कि इंडिया जिसको हम भारत कहते हैं वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि स्टेट्स ऑफ यूनियन है, बात याद रखना। इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है, सेकंड कहता है कि स्टेट्स और यूटी की बात करता है, और इसका थर्ड क्लॉज कहता है टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। तो ये तो हो गया पहला आर्टिकल आपका, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एक्वायर्ड एरियाज या टेरिटरी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए दादर एंड नगर हवेली,
और दमन एंड दीव जो कि यूटी है, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया। इन दोनों को अभी मर्ज कर दिया गया। अभी आप आगे पढ़ोगे इसका मर्ज कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे। उसके बाद बात करते हैं किसकी, गोवा की। गोवा भी क्या है आपकी एक्वायर्ड एरिया है ये भी। जैसे पुडुचेरी अभी तमिलनाडु में है ये। उसके बाद है आपका कैराईकॉल जो तमिलनाडु में है। उसके बाद है जनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है माहे जो कि केरला में है। फिर आपका चंदरनगर जो कि 1950 में वेस्ट बंगाल में ऐड हो गया था। तो ये सारी कौन सी एरिया हैं जिसको हमने एक्वायर्ड किया गया है, जो पहले इनिशियली इंडिया का पार्ट नहीं थी ये, ठीक है। जो पहले वाली ये वाली तीन हैं, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये किसके कंट्रोल में थी सबसे पहले, ये किसके कंट्रोल में थी, ये पुर्तगालियों के कंट्रोल में थी। जो कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, इसको पुर्तगालीज कंट्रोल कर रहे थे। और जो आगे वाली चार की चार है ये किसके कंट्रोल में थी, ये फ्रांसीसी के कंट्रोल में थी। ये बेसिकली यहाँ पे फ्रांस का एरिया होगा था, उसको राज किया था उन लोगों ने। और ये वाला कंट्रोल था जो आपके पुर्तगाली थे, उन लोगों ने इस पर कंट्रोल किया हुआ था। इसकी हिस्ट्री है अपने आप में कि इसको किस किस तरीके से एक्वायर्ड किया गया। दादर एंड नगर हवेली को किस तरीके से एक्वायर्ड किया गया, दमन एंड दीव को, गोवा को, पुडुचेरी को, जितने भी ये सारे एरिया हैं सबको किस किस तरीके से एक्वायर्ड किया गया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ दादर एंड नगर हवेली और बाकी वाले एरिया की। देखो दादर एंड नगर हवेली की जो हिस्ट्री है वो क्या थी। 1954 में आपको पता है दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा किसके कंट्रोल में थे, ये पुर्तगाल के कंट्रोल में था, ठीक है। 1954 में जो वहाँ की पब्लिक थी वो चाहती थी कि हम लोग इंडिया में ज्वाइन करें, मतलब वो एज अ इंडियन रहना चाहते थे। लेकिन जो पुर्तगाल थे वो क्या करते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव इसके बीच में जो गैप था वहाँ पे इंडिया की क्या थी, टेरिटरी थी, इंडिया की बाउंड्री थी, इंडिया का एरिया था। अब इंडिया वाले इनको अलाउ नहीं कर रहे थे, इनकी फोर्सेस को यहाँ से निकलने का इंडिया के एरिया में से। तो जब इनका कंट्रोल कम होने लगा तो ये फाइनली यूएनओ पहुँचते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहुँचते हैं कि भैया ऐसे ऐसे बात है, हमें इंडिया वाले फेवर नहीं कर रहे। तो वहाँ पे यूएनओ ने भी बोला कि आपका वहाँ क्या है, इतनी दूर एक तो आप वहाँ पे कंट्रोल करके बैठे हो, तो रहने दो, उसको दे दो इंडिया को, आपका तो वो है ही नहीं वहाँ पे। तो 1954 से लेके 1961 तक क्या हुआ, इस पर इंडिया का कंट्रोल रहा। और 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1961 में, जिसमें दादर एंड नगर हवेली को इंडिया की टेरिटरी ऑफिशियली बना लिया गया, जिसमें यूटी ऑफ इंडिया का उसको बाद में इंडिया यूटी ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके बाद 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1962 में, जिसमें आपका गोवा, दादर और दमन एंड दीव उन दोनों को भी क्या किया गया, इंडिया की टेरिटरी बना लिया गया, ठीक है। और इस किस ऑपरेशन से बनाया गया, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन विजय के थ्रू। ऑपरेशन विजय चलाया गया, ऑपरेशन विजय, जिसके अकॉर्डिंग दमन एंड दीव और गोवा क्या हुआ, इंडिया की टेरिटरी बन गया, ठीक है। ये 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ये है आपकी दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और गोवा की छोटी सी हिस्ट्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा पे किस तरीके से पुर्तगाल का कंट्रोल था, उसको किस तरीके से इंडिया ने इसको अक्वायर्ड किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए आगे देखिए, आपको पता होगा अभी अभी क्या हुआ, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव इन दोनों को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया। ये कब हुआ, ये 25 जून 2020 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को कब मर्ज किया गया। ये 25 जनवरी 2020 में इन दोनों को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें पुडुचेरी की, कराईकाल, जनम और माहे, इसको 1954 में फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया गया। 1954 के बाद फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट किया गया। उसके बाद यहाँ पे इंडिया का कंट्रोल हो गया और 1962 में इसको ऑफिशियली यूटीज ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपने देखा 10
12 और 14 तीन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमने कैसे एक्वायर्ड किया इंडिया की टेरिटरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा था आपको। और ये जो चंदन नगर है ये 1950 में वेस्ट बंगाल में ज्वाइन हो गया था। और मैंने आपको सिक्किम के बारे में बताया था। सिक्किम की भी अपने आप में एक हिस्ट्री है, क्योंकि सिक्किम क्या था, पहले एक कंट्री थी। क्या थी? पहले एक कंट्री थी। इट वॉज अ कंट्री इनिशियली। यहाँ पे किंग का कंट्रोल होता था। यहाँ पे किंग का कंट्रोल होता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ की पब्लिक चाहती थी कि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी आए, मतलब जो राजा का जो सिस्टम है ये ख़त्म हो, यहाँ पे डेमोक्रेसी आए, लोगों के द्वारा ही राजा चुना जाना चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। तो जब उनका कंट्रोल कम हुआ तो इन लोगों ने टाई अप किया इंडिया के साथ। तो इसका जो डिफेंस सिस्टम था वो इंडिया से मार रही थी, मतलब बाहर से कोई अटैक ना कर पाए। तो कौन कर रहा था? वो इंडिया कर रही थी। लेकिन पब्लिक वहाँ पे चाहती थी कंप्लीट डेमोक्रेसी। सो दे वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए वो चाहती थी कि हम इंडिया के पार्ट बने, इंडिया का पार्ट बने। तो आर्टिकल 2, फिर उसके बाद 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1954 में, जिसमें सिक्किम क्या बन गया? एक एसोसिएटेड स्टेट बन गई। एसोसिएट स्टेट क्या होती है? एसोसिएट स्टेट ये होती है कि इंडिया के साथ तो जुड़ गया, लेकिन उसका जो इंटरनल मैटर है वो खुद देखते हैं। ठीक है, वो कम्प्लीटली इंडिया का पार्ट नहीं होता, लेकिन एग्रीमेंट साइन किया गया 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जिसके बाद एक आर्टिकल जोड़ा गया था, बेसिकली 2A, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। तो जब 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 34th में इसको ऐड किया, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसमें आर्टिकल 2A को एंड कर दिया गया। और अब सिक्किम को क्या बना दिया गया? इंडिया की स्टेट बना दिया गया, इंडिया की स्टेट बना दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम पहले एक कंट्री थी जहाँ पे किंग का कंट्रोल होता था। यहाँ पे लोग चाहते थे कि यहाँ डेमोक्रेसी आए, इसलिए वहाँ पे इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ 1974 में। ठीक है, और उस साइनमेंट के बाद क्या हुआ? सिक्किम इंडिया की एक एसोसिएट स्टेट बन गया। लेकिन 35th अमेंडमेंट के बाद 1975 में इसको एंड करके सिक्किम को इंडिया का स्टेट बना दिया गया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम लोग आर्टिकल नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा एरिया टेरिटरी के बारे में बताया, मैंने कैसे कैसे अक्वायर्ड किए गए अपनी टेरिटरी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे प्रिंसली स्टेट की बात कर लेते हैं। देखो प्रिंसली स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं। प्रिंसली स्टेट की रियासतें इसको बोला जाता है। देखो 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? इंडिया, पाकिस्तान और प्रिंसली स्टेट बनी थी। ठीक है, कितनी बनी थी? प्रिंसली स्टेट बनी थी। प्रिंसली स्टेट टोटल कितनी थी? 352 थी। और जो माउंटबेटन प्लान था इसमें यही तो था कि इंडिया को अलग किया गया था, पाकिस्तान को अलग किया गया था। और वहाँ पे बोला गया था जो भी प्रिंसली स्टेट हैं वो जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकती हैं, उनको खुली छूट थी। लेकिन सबने एक दूसरे, इंडिया पाकिस्तान जिसको भी ज्वाइन करना था कर लिया। लेकिन 15 अगस्त 1947 के सारी की सारी प्रिंसली स्टेट ने इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। माउंटबेटन प्लान में साफ साफ बोला गया था कि एक इंडिया होगा, एक पाकिस्तान होगा, और जो प्रिंसली स्टेट जितने भी है वो चाहे जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, उसमें क्या हुआ कि सारी की सारी प्रिंसली स्टेट इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन कर चुकी थी, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़ के ये 3 प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जिसने ना तो इंडिया को ज्वाइन किया ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन किया। और इसके बाद आपको पता है 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था, जिसमें JNK का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंडिया का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन ये इंडिया का एसोसिएट स्टेट बन गया था। कब? 26 अक्टूबर 1947। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JK SSB एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब हुआ? ये हुआ 26 अक्टूबर 1947 में। इसलिए जम्मू कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था और इसका अलग से। लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, लद्दाख को अलग से यूटी बना दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 के अंदर। देखो ये भी अक्टूबर मंथ में हुआ था और ये भी अक्टूबर में। ये 26 अक्टूबर था, ये 31 अक्टूबर था। ठीक है, 2019 में। और किस गवर्नमेंट में? बीजेपी की गवर्नमेंट में। ठीक है। उसके बाद लद्दाख को अलग से बना दिया गया। लद्दाख
डिमांड कर रहा था, लद्दाख अभी भी डिमांड कर रहा है, क्या करो कि इसको शेड्यूल सिक्स में जोड़ दो, शेड्यूल सिक्स में ऐड कर दो लद्दाख के एरिया को, ठीक है, जिसमें मुस्लिम और बुद्धिज़्म दोनों की दोनों डिमांड कर रहे हैं। वो क्यों डिमांड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये बोला गया था कि अगर लद्दाख को अलग से यूटी बनाया जाएगा तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, लेकिन हुआ नहीं। अभी 2 सालों से वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं देखा, ना तो वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए वहाँ के लोग जो बुद्धिज़्म भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें किस में जोड़ दिया जाए, शेड्यूल सिक्स में ऐड कर दिया जाए। अब शेड्यूल सिक्स में क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आपको पता है कि इनका सिर्फ एक ही लोकसभा एमपी है, जो लेह लद्दाख एरिया है यूटी का, इसका एक ही एमपी है, ठीक है। इसलिए इनका कहना है कि या तो सीटें बढ़ाओ, नहीं तो इसको सिक्स शेड्यूल में ऐड कर दो। ये इनकी डिमांड है, अभी कुछ टाइम से चल रही है, ठीक है। तो अभी तक स्टिल वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। सो पब्लिक क्या चाहती है, सो पब्लिक डिमांड करती है इसको सिक्स शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए, यानी कि सीटें बढ़ाई जाए। अब बात करते हैं जूनागढ़ की, ये भी किसी भी कंट्री के साथ नहीं किया था, लेकिन 9 नवंबर 1947 में वहाँ पे इलेक्शन करवाए गए, ऐसे मतलब कि वोटिंग करवाई गई, तो वहाँ पे 99% पब्लिक ने क्या बोला कि हमें इंडिया के साथ रहना है, और 1% जो अगेंस्ट थी। तो इस 99% को देखते हुए ये इंडिया का पार्ट बना दिया गया। हैदराबाद इंडिया का पार्ट कैसे बना, ऑपरेशन पोलो के थ्रू, ऑपरेशन अपोलो चलाया गया, जिसके तहत हैदराबाद भी एक इंडिया का पार्ट बन गया। तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उसने 15 अगस्त 1947 को ही इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था। और इंडिया पाकिस्तान कैसे बना, ये माउंटबेटन प्लान था 3 जून को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 3 जून को, ठीक है। और जो 3 स्टेट बची उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और जम्मू कश्मीर का इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक आपका आर्टिकल नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है। आर्टिकल फर्स्ट में आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, फर्स्ट में बताया मैंने, फर्स्ट का जो फर्स्ट क्लास है, इंडिया डेट इज़ अ वायरस शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड में मैंने क्या बताया, सेकंड में यूटी और स्टेट्स की बात हुई। थर्ड में टेरिटरी की बात हुई। फिर मैंने टेरिटरी के ऊपर लेके आपको बता दिया कि टेरिटरी कैसी एक्वायर्ड टेरिटरी, उसको कैसे कैसे एक्वायर्ड किया गया, उसकी मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दी, ठीक है। हिस्ट्री मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। चलिए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 के बारे में। ओके गाइज, आर्टिकल नंबर 2 की और 3 की बात कर लेते हैं। दोनों में छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। देखो आर्टिकल 2 क्या बात करता है, इस्टेब्लिश या एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी इन यूनियन, यूनियन में किसी न्यू टेरिटरी को इस्टेब्लिश करना या एडमिशन या ऐड करना, दोनों में फ़र्क क्या, छोटा सा बताता हूँ। देखो एडेड न्यू टेरिटरी या इस्टेब्लिश, दोनों की दोनों सिंपल मेजोरिटी से की जा सकती है। सिंपल मेजोरिटी मतलब 1/3 मेजोरिटी होगी तो बात बन जाएगी। अब देखो इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिश का मतलब होता है जैसे मान लो इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक करा और हमने लाहौर को क्या किया, जीत लिया, ठीक है। हमने क्या किया, लाहौर को जीत लिया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग उसको ऐड करेंगे इंडिया में। इस केस में क्या होता है, एरिया ऑफ इंडिया जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब पहले वो हमारा एरिया नहीं था, अब वो ऐड हुआ, सो डैट इंडिया का एरिया इंक्रीज होगा। इस्टेब्लिश और एडेड में फ़र्क होता है। इस्टेब्लिश का मतलब ये होगा कि जो भी नई हमने एरिया को एक्वायर्ड करा, जो जीता, जो भी हमने वो अब ऐड किया, तो एरिया इंक्रीज होगा, पहली बात। दूसरी आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए हमने किसी कंट्री पे अटैक करके उनका एरिया एक्वायर्ड किया, तो उसको किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। इसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 2 सीधा सीधा कहता है कि आप एरिया इंक्रीज करके ऐड कर सकते हो, मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हो उसको। लेकिन अगर वो ऑलरेडी इंडिया की बाउंड्री के अंदर टेरिटरी है और इसकी सिंपली हमने क्या किया, बाउंड्री को चेंज करके उसमें से न्यू स्टेट बना दी, तो उसको आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब इसमें क्या होता है, इंडिया का एरिया जो भी होगा वो इंक्रीज नहीं होगा। आर्टिकल 3 सिंपल सी बात करता है कि जो मान लीजिए एक कोई स्टेट है, उसको 2 पार्ट बना दिए बाउंड्री डिवाइड करके, अब दोनों स्टेट है जो अलग अलग एडेड होगी दोनों नाम से, ये आर्टिकल 3 बोलेगा। इसमें क्या हुआ, इंडिया की टेरिटरी जो बाउंड्री वो वही रहेगी जो पहले थी, टोटल एरिया इंक्रीज नहीं हो रहा। ये दोनों में फ़र्क है माइनर सा, ऐड करने में और इस्टेब्लिश करने में ये फ़र्क होता है, ठीक है। जैसे JNK को अभी क्या किया, यूटी बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी। इसमें क्या किया, बाउंड्री को चेंज तो नहीं किया,
मतलब इंक्रीज तो नहीं किया, सिर्फ सेपरेशन किया कि इतना से इतना एरिया तक लद्दाख में, इतना यहाँ पे। ये कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग हुआ होगा? ये आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 3 तो कहता है कि इंटरनल बाउंड्री चेंज करो, उसमें टोटल चेंज नहीं आएगा, एरिया ऑफ इंडिया में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये आर्टिकल 3 कहता है। तो आर्टिकल 2 और 3 आई होप कि आप समझ गए होंगे। जैसे फॉर्मेशंस ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है आर्टिकल 3। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल एरिया चेंज नहीं होगा। अगर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है, कोई भी न्यू स्टेट बनती है वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनती है। अगर कोई भी एक स्टेट को तोड़ के 2 या 3 स्टेट बनाया जाता है तो वो आर्टिकल 3 बताता है। ठीक है, देखो आर्टिकल 3 के अंदर भी अलग अलग क्लॉज हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्लॉज क्या कहती है? बोलता है कि 2 या 2 से ज़्यादा एरिया को मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बनाई जा सकती है। क्लियर? आर्टिकल इसका 3 का बी क्लॉज कहता है बाउंड्री को इंक्रीज करके भी बनाया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग बाउंड्री। इंक्रीजिंग बाउंड्री कैसे? जैसे मान लो ये JNK है, इसकी बाउंड्री हम थोड़ी सी इंक्रीज करके इसको पूरा JNK बना दें, तो अभी टोटल एरिया में चेंज हुआ, लेकिन बाउंड्री को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, बाउंड्री को डिक्रीज भी किया जा सकता है। थर्ड का C पॉइंट कहता है। इसका D पॉइंट कहता है चेंज इन टेरिटरी या बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन है जो 2 स्टेट के बीच में, उसको भी चेंज करके बनाया जा सकता है। 5वां पॉइंट इसका कहता है चेंज इन नेम ऑफ द स्टेट। तो नेम, स्टेट का नाम भी चेंज किया जा सकता है, वो भी हम नाम चेंज करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ जो न्यू स्टेट होगा वो आर्टिकल 3 कहता है, और इस्टेब्लिश करना स्टेट को वो किस में आता है? आर्टिकल 2 में आता है। ठीक है उसमें एरिया इंक्रीज होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर मैं आपको पूछूँ बताइए, अगर मैं आपको पूछूँ बताइए जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कौन से आर्टिकल में आएगा? तो ये आर्टिकल नंबर 3 में आएगा, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन करना है स्टेट का। तो इसमें हम लोग टोटल इंडिया की बाउंड्री चेंज नहीं होगी, स्टेट टू स्टेट बाउंड्री डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एरिया इंक्रीज नहीं होगा। तो आर्टिकल 2 और 3 में यही छोटा सा डिफरेंस है। आर्टिकल फर्स्ट आपको समझ आ गया। आर्टिकल सेकंड मैंने बता दिया, इस्टेब्लिश करना या एडमिशन करना न्यू टेरिटरी, ये 2 तरीके से होती है। एक होता है कि जो ऑलरेडी इंडिया की टेरिटरी है उसको इंडिया की नया नाम बना के जब बाउंड्री चेंज करके बनाना, वो आर्टिकल 3 कहता है। और अगर कोई इंडिया की टेरिटरी नहीं है उसको अब एक्वायर्ड करके उसको आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग इंडिया में ऐड किया जाता है, ये आर्टिकल 2 कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट की बात करता है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे आर्टिकल 2 और 3 के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसीजर क्या होता है, न्यू स्टेट बनाने का या न्यू फॉर्मेशन करने का इसका प्रोसीजर क्या रहता है। चलिए आगे देखिए, इसका प्रोसीजर बताता हूँ आपको। प्रोसीजर क्या कहता है कि अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करना है, उसके लिए पहले बिल लेके आना पड़ेगा, उसके लिए लोकसभा या राज्यसभा में बिल लेके आना पड़ेगा। लेकिन बिल लेके आने से पहले उसको रिकमेंड कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करेगा कि बिल के बारे में, और ये बिल को सेंड किया जाएगा पर्टिकुलर स्टेट को जिसकी भी बाउंड्री चेंज करनी है या नया फॉर्मेशन करना है। वो डिपेंड नहीं करता कि स्टेट हाँ बोले या ना बोले, डज नॉट मैटर, येस और नो। देखो ये शेड्यूल नंबर जो 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1954 और 55, इसके तहत कहा जाता है कि ये सेंड करना होता है जिस भी स्टेट को करना है, जिसका भी फॉर्मेशन करना है। ये 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1955 में बोला गया था। लेकिन सिर्फ सेंड करके बताना होता है, इसमें ये नहीं कहा गया कि वो राज़ी होती है कि नहीं होती वो स्टेट, उसका कोई मैटर नहीं है, वो जस्ट कहे नो कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होगा, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करेगा यहाँ पे एक टाइम फिक्स भी कर सकता है कि स्टेट को सेंड किया इतने दिन के अंदर उनका जवाब चाहिए, वो टाइम बाउंड्री फिक्स कर सकता है। सिंपली स्टेट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका येस और नो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाली इन्फॉर्म कर देते हैं। तो सबसे पहले बिल आया, प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया, उसको आगे सेंड कर दिया, फिर पार्लियामेंट में उसको पेश किया जाता है, किसी भी हाउस में, किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। और किसी भी हाउस में वो कैसे पास होगा? दोनों हाउस में वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। कैसे? सिंपल मेजॉरिटी में पास होगा। पास होने के बाद सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा राज्यसभा दोनों में होगी, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा, फिर वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर होता है किसी भी न्यू फॉर्मेशन करना हो स्टेट का। सबसे पहले बिल लाया जाता है, फिर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देता है, जो स्टेट को पर्टिकुलर भेजा जाता है, जैस और नो उसका खाली जवाब लिया जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद किसी भी हाउस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर उसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। देन आफ्टर डैट उसको प्रेसिडेंट का साइन के लिए भेज दिया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट का साइन होता है तो बिल पास होकर एक्ट बन जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो जम्मू एंड कश्मीर की, इसमें जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने जस कहा नो का कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
और सेंटर हाउस के पास क्योंकि पावर है तो उन लोगों ने चेंज कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा ही क्या होता इन केस ऑफ यूटी, अगर यूटी होता तो कोई ज़रूरत नहीं थी सेंड करने की। कॉन्स्टिट्यूशन जो 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1950 ये बोलता है स्टेट को भेजने की ज़रूरत है। अगर यूटी में कोई चेंजेस करना है, फॉर्मेशन करनी है, तो किसी को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ स्टेट फॉर्मेशन में लागू होता है। अगर नई स्टेट फॉर्मेशन कर रहे हो तो इन दैट केस आपको सेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज यूटी केस में सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका चेंज नेम ऑफ द स्टेट सिटीज एक्सेट्रा करना है तो आर्टिकल 3 कहता है कि सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी। अगर स्टेट का चेंज करना है तो वो सेंटर के पास पावर है, किसी सिटी का नाम चेंज करना है तो स्टेट के पास। जैसे आपने देखा यूपी ने पूरे सिस्टम का ही नाम चेंज कर दिया हर चीज़ का, वो नाम चेंज करते वो किसकी पावर है, स्टेट के पास है। ठीक है, सिटी का नाम चेंज कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि बिल कैसे आता है, ये तो थोड़ी सी नॉलेज होती है सबको। अब देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 1 से 4 तक पढ़ना हमें, स्टेट एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ये कहता है चेंज इन शेड्यूल 1st and 4th बाय आर्टिकल 2 and 3। चेंज इन शेड्यूल 1st और 4th, अगर हम शेड्यूल 1st में चेंज करें और 4th में चेंज करें बाय आर्टिकल 2 और 3 के अकॉर्डिंग, बट दीज चेंजेस नॉट कंसिडर्ड बाय आर्टिकल 368 अमेंडमेंट। मतलब अगर हम लोग शेड्यूल 1st में क्या है, स्टेट और यूटी की बात होती है। ठीक है, स्टेट और यूटी की बात होती है। शेड्यूल 4th में क्या है, ये आपको एक बार कमेंट करके बताना है कि शेड्यूल 4th में किसकी बात है। अभी मैंने पढ़ाया भी था लेटेस्ट, तो 4th में किसकी बात होती है। इन दोनों में कुछ चेंजेस कर रहे हैं हम लोग आर्टिकल 2 को 3 के अकॉर्डिंग। इस केस में हम लोग उसको सीधा सीधा 368 की अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, उसमें 368 का कोई लेना देना नहीं है, ये अमेंडमेंट नहीं होगी। ठीक है, बाकी मैंने आपको पूछा था, ये लिखा भी आपने देख लिया होगा, चलो खैर छोड़ो। शेड्यूल 1st में क्या स्टेट और यूटी की बात होती है, 4th में क्या एलोकेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा की बात होती है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की बात होती है। जैसे जम्मू कश्मीर की पहले 6 सीट थी लोकसभा की और राज्यसभा की 5 थी, और यूटी बनने के बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें 5 होगी, राज्यसभा की 4 होगी, एक एक कम होगी। और लद्दाख की लोकसभा की 1 है, राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि जम्मू कश्मीर की टोटल लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, कितनी है 5, राज्यसभा में 4, और लद्दाख की सिर्फ लोकसभा में 1 है, राज्यसभा में कोई भी सीट्स नहीं है। यहाँ तक था आर्टिकल नंबर 4। ये आपके आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक खत्म हो गए हैं। इतने ही पढ़ने आपको आर्टिकल 1 से 4 तक। बाकी मैं आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट भी मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल 4 क्या कहता है ये देख लो। आर्टिकल 4 कहता है जो हम लोग शेड्यूल 1st में कोई भी स्टेट या यूटी को चेंज करें, या 4th जो आर्टिकल है उन दोनों को चेंज करें, जैसे सीट्स राज्यसभा की सॉरी एलोकेशन सीट्स इन राज्यसभा, इसको हम चेंज करें तो इसमें हम लोग 368 आर्टिकल को कंसीडर नहीं करेंगे। 368 आर्टिकल वहाँ पे नहीं आएगा। ये हम लोग 2 और 3 के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। चलिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको कि स्टेट को किस आधार पे डिवाइड किया गया, कैसे बनाया गया। सबसे पहले एक कमेटी आती है 1948 में, धार कमेटी के नाम पे। उनके हेड थे धार, जिनका नाम दिया गया धार कमेटी। इसमें सीधा सीधा रिकमेंड किया कि लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1948 में JVP कमेटी बनाई गई, उसने भी सेम रिपोर्ट सबमिट करी। JB मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और P मतलब पटाबी सीतारमैया। पटाबी सीतारमैया ये तीनों की तीनों मेंबर थे JVP कमेटी में। इसने भी सेम रिपोर्ट सबमिट करी कि लिंग्विस्टिक बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। और 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है, जिसके हेड थे फैजल अली और 2 मेंबर और भी थे। ठीक है, KM पनिकर और HN कुंजरू। चलिए आगे देखिए, इसने क्या रिकमेंड किया, इसने क्या रिकमेंडेशन दी। इसने रिकमेंडेशन दी कि जो स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए वो किस बेस पे होना चाहिए, लैंग्वेज के बेस पे भी होना चाहिए, उसमें सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखा चाहिए और वेलफेयर सिस्टम का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट में क्या था कि लैंग्वेज के आधार पे,
सिक्योरिटी ऑफ कंट्री के आधार पे, इंटीग्रिटी के आधार पे और वेलफेयर ऑफ सिस्टम के आधार पे स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने और कमीशन ने एक रिकमेंड किया, क्या किया जाए, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया जाए, एक एक्ट बनाया जाए जिसके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसी को 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना दिया गया, इसी के रिकमेंडेशन पे। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये किस कमेटी का रिकमेंडेशन था? ये था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का रिकमेंडेशन था। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया। तो इसके अकॉर्डिंग भी अब आगे क्या होगा, स्टेटों का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया? 1956 में आया, ठीक है। उसके बाद बीच में इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। ये था, आपको बताता हूँ मैं कि इंडिया की टेरिटरी पहले 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड थी, ठीक है, अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड थी। बाद में जब इसको मर्ज करके क्या क्या बनाया, आपको मैं समझाता हूँ सारी बातें। जितने भी अलग अलग पार्ट थे इसको क्या किया गया 1956 में, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग सबको मर्ज कर दिया गया, सारे पार्ट को, जो 4 पार्ट में अलग अलग बांटा था। उसके बाद पहली बार 14 स्टेट और 6 यूटी बनाई गई इंडिया में। तो इनिशियली इंडिया में कितनी स्टेट थी? 14 थी। कितनी यूटी थी? 6 थी, ये आपको याद रखना है। फिर बोला गया कि जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या यूटी होगा उसको CAA की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, कोई भी हमें अमेंडमेंट नहीं करना है इसको बनाने के लिए। हम जो भी स्टेट बनाएंगे नहीं, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बना लेंगे। हम जो भी नई स्टेट्स बनाएंगे वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बना लेंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए, 1956 जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था इसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे स्टेट बनना स्टार्ट हुई। लेकिन 1956 से पहले एक स्टेट बन चुकी थी, आंध्र प्रदेश, और यही एकमात्र ऑनली स्टेट है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर बना दी गई। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ऐसी कौन सी स्टेट है जो सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे बनाई गई है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था, ये उससे पहले बन गई थी। तो एकमात्र ऐसी स्टेट है आंध्र प्रदेश जो क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई गई है। फिर 1960 के अंदर महाराष्ट्र एंड गुजरात बना, 1960 में महाराष्ट्र गुजरात बना, 1963 में नागालैंड बना, 1966 में पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ बना, 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, 1972 में मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय बना, 1975 और 1986 में सिक्किम बना। ये आपका अमेंडमेंट की गई थी, इसकी अलग कहानी मैंने आपको बताया था, ये एक तरह से कंट्री थी पहले, ठीक है, इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था 1936 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर जाके इसको स्टेट बनाया गया था। फिर 1976 में क्या हुआ, मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को क्या बनाया गया, स्टेट बनाया गया था। पहले ये क्या थी, पहले ये यूटी थी, पहले ये यूटी थी। तो ये है, आपको सारी तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कुछ। एक तो सिक्किम वाले याद कर लेना, ये 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के अकॉर्डिंग बनाया गया था, और एक 96 वाली मिजोरम और आंध्र प्रदेश वाली, ये पहले क्योंकि यूटी थी, बाद में इसको स्टेट बनाया गया। ये दोनों आप याद कर लेना, 1975 और 1986 वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 1987 में गोवा का, क्योंकि 1988 भी डेट होती है ये, क्योंकि बिल आया था 1987 में, तो गोवा के बारे में आपको याद रखना है, इसका डेट था 1987 में। फिर उसके बाद 1 नवंबर 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ को बनाया गया, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड को, और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को। तीनों स्टेट को कुछ ही दिन के गैप में बनाया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 स्टेट बनाई थी, जो कि 2000 में बनाई गई थी, ठीक है। फिर 2 जून 2014 में तेलंगाना बनाया, 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जोटी बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये केसेस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया। 25 जून 2020 को दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूटी बनाया गया। आप देख रहे हो इसमें कहीं भी हम लोग अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग सब किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। अब कुछ नेम भी चेंज हुए, स्टार्टिंग में क्या क्या नेम थे, ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टिकल जो 3 क्या कहता है, आप नेम भी चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो स्टेट का। पहले यूनाइटेड
प्रोविंसेस नाम था यूपी का, जिसको बाद में यूपी बनाया गया। पहले क्या नाम था, यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्या नाम था देखो, ट्रेवनकोर एंड कोचीन एंड कोची। चलिए, इसको बाद में क्या बना दिया गया, इसको बाद में केरला बना दिया गया। मद्रास को तमिलनाडु बना दिया गया 1969 में। मैसूर को कर्नाटका बना दिया गया। उसके बाद ये नेक्स्ट देखिए आगे, देखो ये छोटे छोटे आइलैंड थे, लोकाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमितिवी आइलैंड्स, जिसको बाद में इसका नाम दिया गया, लक्षद्वीप का नाम दिया गया। दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया बोल दिया गया और पौंडीचेरी को पुडुचेरी बनाया गया 2006 में। नाम चेंज हुआ, उड़ीसा को ओडिशा। ठीक है, तो नाम चेंज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको ये यहाँ पे बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, एक तो ये वाले 2000 वाले, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि ये लेटेस्ट करंट में भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आर्टिकल आगे क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गई थी। तो आपका देखो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 1 2 3 4 मैंने पढ़ा दिया आपको बहुत अच्छे से। आर्टिकल फर्स्ट सीधी सीधी किसकी बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है सीधी सीधी। आर्टिकल 2 की और 3 की हमने क्या बात की, जिसमें हम न्यू ऐड कैसे कर सकते हैं टेरिटरी को और इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि जो शेड्यूल फर्स्ट और फिफ्थ की कोई भी बात, फर्स्ट और फोर्थ की कोई भी बात 368 के अमेंडमेंट में, मतलब जो 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल है, इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये 4 आर्टिकल थे। इसके अलावा मैंने आपको अलग अलग स्टेट फॉर्मेशन बताया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बताया, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करी जिसमें आपको थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें समझ आए। तो ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बात करी। नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट की। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 तक, जिसमें हम सिटीजनशिप एक्ट की बात करेंगे, सिटीजनशिप की बात करेंगे। इसमें हम सिटीजनशिप एक्ट भी पढ़ेंगे, 2019 वाला भी पढ़ेंगे, बाकी भी पढ़ेंगे, एनआरसी भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। इसको हम लोग कल की क्लास में ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास में यही भी ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी दिन के बाद क्लास हुई है इसके लिए। ठीक है, हमें थोड़ा सा रिग्रेट है क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी हो गई थी, इसमें क्लास प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। और अब आपका 20-25 तारीख तक ओवरऑल सारे सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।